सो हेलो एम एस एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं अपना जनरल इंटेलिजेंस में जीके वाले पोर्शन का लेक्चर नंबर 4, जो कि है हमारा डिफेंस अपडेट्स एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेज। मैं इसका पूरा वन शॉट कवर करने वाली हूँ। जितने भी हमारे इसमें टॉपिक्स हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन तुम लोगों को जाननी है इससे रिलेटेड, वो हर चीज़ मैं इन नोट्स में लिख कर लाई हूँ तुम्हारे लिए। ये मैंने इसीलिए आज सिंगल क्लास रखी थी क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड इन्हें एकदम डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। इनके ऊपर कमांड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कोर है एक तरीके से एमएनएस का, एंड इस पे क्वेश्चन आए और अगर तुमने गलत करे तो वो फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन हो जाएगी तुम्हारे लिए। तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि आज एक सिंगल वीडियो ही तुम लोगों को प्रोवाइड करूंगी, जिसमें हम लोग डिफेंस से रिलेटेड, मिलिट्री से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन तुम्हें जाननी चाहिए सब कुछ इसमें कवर करने वाले हैं। एंड लास्ट में इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, तुम लोगों को हर एक चीज डिटेल में समझ में आएगी। मैंने इस बार थोड़ा सा पिक्चर्स का भी यूज करा है तुम लोगों को और अच्छे से, क्योंकि हम लोग जब तक पिक्चर्स वगैरह नहीं देखते हमें इतनी अच्छी से चीजें समझ नहीं आती। उसके बाद हमें थोड़ा और समझ आ जाएगी। तो इसलिए लेक्चर बहुत अमेजिंग होने वाला है, एंड तक रहना। एंड चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले जो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, ये हमारा लेक्चर 4 है जनरल इंटेलिजेंस का, जीके का। इसमें हम लोग कवर करेंगे डिफेंस अपडेट्स एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेज। सबसे पहले जिस चीज़ पे हम बात करेंगे वो है हमारा डिफेंस अपडेट्स। तो सबसे पहले यार, अगर हम डिफेंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि डिफेंस होता क्या है। जब हमें यही नहीं पता होगा कि डिफेंस क्या होता है, तो हम लोग डिफेंस अपडेट्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेस को कैसे समझेंगे। सबसे पहले बेसिक से चलते हैं, फिर धीरे धीरे एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। बेसिक सबसे पहले क्लियर करते हैं, इसमें हम समझेंगे डिफेंस होता क्या है। डिफेंस रेफर टू द एंटायर सिस्टम। डिफेंस उसे कहते हैं पूरे सिस्टम को, एंटायर सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेजर्स क्रिएटेड बाय अ नेशन। एक नेशन बनाएगा, एक जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की पूरी ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया का पूरा सिस्टम, इंडिया जितने भी मेजर्स लेगा उस सबको डिफेंस कंट्रोल करेगा। टू प्रोटेक्ट इट्स सोवरेनिटी, मतलब कि खुद की गवर्नमेंट को पूरी तरह प्रोटेक्ट करना, पूरा एक सुप्रीम मेजर कंट्रोल करना, सारी अपर चीज़ों को कंट्रोल करना, बॉर्डर्स को कंट्रोल करना, लैंड को देखना, सी को देखना, एयर को देखना, स्पेस को देखना, सिटीजन्स हम लोगों को देखना, फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। अब मैं तुम्हें इसको एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो, डिफेंस क्या होता है। डिफेंस एक नेशन द्वारा बनाई गई एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरा एक सिस्टम होता है जो हमारी धरती, वायु, आसमान, सारी चीजों को कंट्रोल करता है, स्पेस को कंट्रोल करता है, हम जैसे सिटीजन्स को कंट्रोल करता है। डिफेंस में तुम्हारी नेवी, तुम्हारी मिलिट्री, तुम्हारी एयरफोर्स, सारी चीजें आती हैं। मतलब ये लोग हमारे लिए लड़ाई, हमारे लिए पूरी तरह से एक तरीके से सिस्टम बनाते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं बाहर वाले देशों से, किसी थ्रेट से जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है। सोचो, अगर हमारे पास डिफेंस सिस्टम नहीं होगा, अगर हमारी इंडियन आर्मी नहीं हुई, अगर हमारी इंडियन मिलिट्री नहीं हुई, अगर हमारी नेवी नहीं हुई, इंडियन नेवी नहीं हुई, तो क्या हम लोग इतनी अच्छी तरह अपने देश में रह पाएंगे? नहीं। बाहर जैसे देश अपना एग्रेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों पे अटैक करेंगे। अगर हमारा एक डिफेंस सिस्टम नहीं हुआ, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए एक सिस्टम नहीं बनाया गया, तो सबसे पहले वो लोग हमें ही अटैक करेंगे। ऐसे ही हर कंट्री के पास अपना एक डिफेंस सिस्टम होता है जो सबसे ज्यादा सुप्रीम होता है। वो अपने डिसीजंस खुद लेता है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, एंड पूरे अपने देश को कंट्रोल करता है। जैसे इंडिया के पास इंडियन आर्मी है, इंडियन मिलिट्री है, इंडियन नेवी है, जो कि हमारी इंडियन आर्मी हमारे लैंड को कंट्रोल कर रही है। इंडियन नेवी हमारे पानी वाले एरिया को कंट्रोल कर रही है। हर चीज को चेक करते हैं कि कहीं से कोई बाहर से हमारे देश में कोई नुकसान पहुंचाने तो नहीं आ रहा, कहीं हमारे सिटीजन्स के लिए कोई गलत चीज तो नहीं होने वाली। ये सब जो चीजें कंट्रोल करती हैं उसे बोलते हैं डिफेंस। डिफेंस मतलब ये होता है अपने आप को बचाना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना। ठीक है। अब मुझे पता है तुम्हें समझ आ गया होगा डिफेंस वाला। ठीक है। इसके बाद
द कोर पिलर, कोर मतलब जो जड़ होती है, जड़ के पिलर, कोर पिलर, इसको समझने की कोशिश करो। इन इंडिया डिफेंस इज प्राइमरली मैनेज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। डिफेंस को इंडिया में कौन मैनेज करता है? तो डिफेंस को इंडिया में मैनेज करता है एमओडी। ये क्वेश्चन आ सकता है, हु मैनेज द डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया। तो आप लोग मार्क करोगे एमओडी। एमओडी क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हमारे डिफेंस सिस्टम को मैनेज करता है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर है, वो हमारे इंडिया को पूरा मैनेज कर रहे हैं, हमारे इंडिया को संभाल रहे हैं, हमारी एक सुप्रीम अथॉरिटी पे बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए। ऐसे ही हमारे डिफेंस के लिए जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसमें जितने भी डिफेंस के निर्णय लिए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनती है, सिस्टम में कोई चेंज आना होता है, कुछ भी होता है, वो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देखता है, एंड सारे रूल्स रेगुलेशन वही कंट्रोल करता है, जिसको हम एमओडी बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनके साथ जुड़े होते हैं। एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रेसिडेंट के साथ जुड़ के डिफेंस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इसके बाद सर्विंग द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल आर्म्ड फोर्सेस, जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस हैं उन सबके सुप्रीम कमांडर के साथ मिलके। कौन कौन हो गया इसमें? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में प्रेसिडेंट होते हैं, कमांडर्स होते हैं, जितने हेड हो गए, लाइक हमारे इंडियन आर्मी के हेड हो गए, हमारे इंडियन नेवी के हेड हो गए, हमारे मिलिट्री इंडियन मिलिट्री के हेड हो गए, और हमारे जितने भी स्पेस वाले जो होते हैं उन सबके जितने भी हेड्स हो गए जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, वो सब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ही आते हैं। एंड प्रेसिडेंट भी इस चीज़ को पूरी तरह हैंडल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज डिफेंस अपडेट। अब डिफेंस अपडेट को समझने की कोशिश करते हैं। डिफेंस अपडेट में तुम्हारे पास आते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मतलब कि डिफेंस की टेक्नोलॉजी में कोई चेंज लाना, कोई एडवांसमेंट लाना, कोई सुधार लाना, वो सब डिफेंस अपडेट में आते हैं। अब हम लोग जैसे हैं, हम लोग नीट के स्टूडेंट हैं, हम लोग अपने नीट की काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, या हम एमएनएस की तैयारी कर रहे हैं तो हम एमएनएस की शॉर्ट लिस्टिंग का वेट कर रहे हैं, अपडेट आने का वेट कर रहे हैं। ऐसे ही होता है हमारा डिफेंस अपडेट। कोई भी डिफेंस में नए चेंजेस आने होते हैं, कोई भी नोटिस आना होता है, जैसे कि कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आनी है, कोई स्ट्रैटेजी प्लान होनी है, कोई नया वेपन हथियार का इंडक्शन करवाना है, कोई रैंक में चेंजेस करने हैं, कोई की अपॉइंटमेंट्स करने हैं, कोई रीसेंट डेवलपमेंट करने हैं, ये सारी चीज़ें हमारी डिफेंस अपडेट्स के अंदर आती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ पे हम लोग चलते हैं। वाई इज इट आस्क इन सीबीटी। अब यार आपने पूछा कि दीदी आप हमें ये सारी चीज़ें पढ़ा रहे हो, डिफेंस के बारे में बता रहे हो, आप हमें मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में बताओगे, लेकिन इसमें सीबीटी का क्या, सीबीटी में इसका क्या रोल है, एज सच एमएनएस में इसका क्या रोल है? क्योंकि हम तो भाई हम तो मिलिट्री में नर्स बनने जा रहे हैं, हमारा इसमें क्या रोल है, हमें इसके बारे में क्यों जानना चाहिए? तो वो सुनो। एज एन एमएनएस ऑफिसर, आप जब मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में आपका एडमिशन होगा, आप वहाँ पे जाके पढ़ाई करोगे, बाद में आप एमएनएस ऑफिसर बन जाओगे। जब आप पढ़ाई कर लोगे, यू बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के एक अंदर के इंसान बन जाते हैं। आप ऐसी बातों को अपने अंदर याद करनी पड़ती है आपको, जो कि एक आम सिटीजन तक नहीं जा सकती, नहीं उन्हें बता सकती। कुछ गुप्त बातें जो होती है, जो हमारे देश की ऐसी कुछ बातें हैं, हमारे देश का, चाहे वो डिफेंस सिस्टम हो गया, कोई वेपन हो गया, कुछ एयरक्राफ्ट से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़, मिसाइल से रिलेटेड ऐसी बातें आप लोगों को पता होंगी, हम जैसे आम सिटीजन्स को पता नहीं होंगी। इसलिए आपको डिफेंस के बारे में जानकारी लेना ज़रूरी है, मिलिट्री सर्विसेज के बारे में जानकारी लेना ज़रूरी है, इसीलिए। ठीक है, द एग्जाम टेस्ट यू अवेयरनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि आपको आपकी अगर आप एग्जाम में आपसे क्यों पूछा जाता है इससे रिलेटेड कि यार आप एमएनएस में एडमिशन लेना चाह रहे हो, लेकिन क्या आपको हमारे डिफेंस सिस्टम के बारे में नॉलेज है, क्या आपको मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में नॉलेज है? जब कहीं पे सपोज मिलिट्री में आप कहीं पे हमारे जो सैनिक हैं, सोल्जर्स हैं हमारे, वो जाके वहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं एंड वो घायल हो गए हैं, आप मिलिट्री में नर्स हैं, आपको जाना पड़ेगा कि आपको बेसिक डिफेंस की नॉलेज है, कि आपको मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में कोई नॉलेज है। तो इसीलिए हमें ये सारी चीज़ें पढ़ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसीलिए मैंने इसका एक सेपरेट लेक्चर वन शॉट लेने का ट्राई किया कि आपको जितना मैं नॉलेज इसमें प्रोवाइड कर सकूँ, जितनी बातें मैं प्रोवाइड कर सकूँ, उतनी आपको याद करनी पड़ेंगी। एंड इसमें एक एक स्लाइड इंपॉर्टेंट है, एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक एक टॉपिक से क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो आपको इसके नोट्स, इसके क्वेश्चंस भर भर के प्रैक्टिस करने हैं एग्जाम तक।
ठीक है, तभी आपके अच्छे मार्क्स सीबीटी में आ पाएंगे एंड तभी आपका इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये टॉपिक तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की हम स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, रैंक्स के बारे में पढ़ेंगे और कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमें पता है हमारे जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं जिन्हें हम सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल आर्म्ड फोर्सेस कहते हैं, मतलब पूरी आर्म्ड फोर्सेस उनके अंडर है, सुप्रीम कमांडर है वो हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के। कौन है? हमारी प्रेसिडेंट। हमारी प्रेसिडेंट इस समय कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। तो वो ही सारे कमांडर्स को संभालती है। आपने देखा होगा उनके साथ एक सर रहते हैं, आपने वीडियोस वगैरह में भी देखा होगा, तो वो सारी चीज़ें उन्हीं के अंडर आती हैं। सारी जितने भी हमारे डिफेंस सिस्टम डिपार्टमेंट्स है, सब कुछ उनकी सब चीज़ की नॉलेज हमारे प्रेसिडेंट को होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारी मिनिस्ट्री, उनके अंडर आती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। हमें मैंने बताया था एमओडी, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इनके अंडर आ गई और उनके अंडर आते हैं हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, सबसे पहले हमारे प्रेसिडेंट, फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आता है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आते हैं हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसे हम सीडीएस कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मिलिट्री एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्टर। इनके अंदर और डिफेंस सीडीएस के अंडर आते हैं हमारे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयर फोर्स। ठीक है, इंडियन आर्मी ग्राउंड फोर्स, धरती से जुड़ी हुई फोर्स जितनी भी हमारी होती है। इंडियन नेवी नेवल फोर्स, जो हमारी शिप वगैरह वाटर वगैरह में जो हमारी फोर्स होती है, जो हमारी शिप्स के थ्रू चेक करती है कोई बाहर से कोई ऐसा इंसान तो नहीं है जो हमारे देश के लिए खतरा है, कोई ऐसा पानी में छुपा हुआ तो नहीं है, ऐसे करके जो सारी चीज़ें चेक करती हैं। इंडियन एयर फोर्स जो हमारी एयर में रहती है, सारा कुछ। अभी हमारा जो स्ट्राइक वगैरह हुई थी आपने देखी होगी, तो हमारा कितना ज़्यादा एक तरीके से पूरा वॉर चला था एंड उसमें हमारे एयरफोर्स ने कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाया था, हम सबको पता है, जो जो न्यूज़ देखते हैं बच्चे अवेयर हैं। ठीक है, इसके बाद ये आपको एज इट इज़ याद करना है कौन किसके अंडर है। देखो, मैंने पिक्चर्स के तुम्हें समझाना तुम्हें चाहा है। देखो, इंडियन आर्मी ये हमारी लैंड से जुड़ी हुई है, देखो। ठीक है, ये हमारी धरती से जुड़ी हुई जो है, ग्राउंड फोर्सेस से जुड़ी हुई है, वो है हमारी इंडियन आर्मी। इंडियन नेवी हमारी शिप वाली, देखो ये वाटर दिख रहा है तुम्हें, वाटर वाली जो होती है वो हमारी इंडियन नेवी में काउंट होती है, नेवल फोर्स कहते हैं। हवा में रहने वाली, एयर में एयर डिफेंस वाली हमारी इंडियन एयर फोर्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज पे हम लोग चलेंगे। अब हम देखेंगे टॉप अपॉइंटमेंट्स एंड हेडक्वार्टर्स, जो कि हमारी नई दिल्ली में सिचुएटेड है। टॉप अपॉइंटमेंट्स एंड हेडक्वार्टर्स वगैरह न्यू दिल्ली। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के बारे में पढ़ेंगे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सीओएस के बारे में पढ़ेंगे, नेवल स्टाफ के बारे में पढ़ेंगे सीएनएस, और एयर वाले के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारा हो जाता है सीएएस। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो कि हमारे जनरल अनिल चौहान, ये आपको नाम एज इट इज याद करना है, इससे क्वेश्चन पेपर में आ सकता है 100%। एंड एज इट इज आपको याद करना है। स्लाइड्स वगैरह सब चीज़ मैं टेलीग्राम पे दे दूंगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके सब चीज़ पढ़ सकते हो, सब चीज़ याद कर सकते हो। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिनका जो हमारे करंट हैं वो है हमारे जनरल अनिल चौहान। एंड जो हमारे फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे वो थे हमारे लेट जनरल बिपिन रावत। ठीक है, दो नाम आपको याद करने, एक जो हमारे प्रेजेंट में है एंड एक जो हमारे फर्स्ट थे वो। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में जो हमारे करंट में वो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। एंड इनका मोटो क्या होता है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, सीओएस का मोटो क्या होता है? सर्विस बिफोर सेल्फ, आर्म सेल्फ सर्विस बिफोर सेल्फ, खुद से पहले हमारी ड्यूटी है, खुद से पहले हमारे सिटीजन्स है, खुद से पहले हमारा देश है, ये इनका मोटो होता है। जैसे हम अगर मैं एमबीबीएस करूँ, मैं डॉक्टर बनूंगी, तो मेरे से पहले मेरे पेशेंट्स होंगे, मैं अपने आप को नहीं देखूंगी, मैं अपने से पहले अपने पेशेंट्स को देखूंगी, ये मेरा मोटो होता है। ऐसी सब चीज़ों का एक मोटो होता है कि उनका जो मोटो है वो है सर्विस बिफोर सेल्फ, खुद से पहले हमारी सर्विस। आर्मी डे सेलिब्रेट होता है 15 जनवरी को, एज इट इज क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ में तुम्हारा सीएनएस में है तुम्हारे दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, करंट में, और इनका मोटो है सम नो वरुणा, सम नो वरुणा। नेवी डे तुम्हारा सेलिब्रेट होता है 4 दिसंबर को। इसके बाद चीफ ऑफ एयर स्टाफ चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह। एज इट इज तुम्हें नाम याद करने हैं। मोटो टच द स्काई विद ग्लोरी, आसमान को छूना है अच्छी तरह, ऐसी। इसमें जो नेवल में है समनो वरुणा।
और इसका आपका दिनेश कुमार त्रिपाठी। एज इट इज़ आपको नेम याद करना है, एज इट इज़ आपको मोटो याद करने हैं, एज इट इज़ आपको आर्मी डे, नेवल डे, ये सब चीज़ें याद करनी हैं। इसके बाद आपका चीफ ऑफ एयर स्टाफ का, हाँ, एयरफोर्स डे आपका कब सेलिब्रेट होता है, वो होता है आपका 8 दिसंबर। मैंने यहाँ पे मेजर डेट्स लिख दिए, तीनों डेट्स आपको एज इट इज़ याद होनी चाहिए। आर्मी डे 15 जनवरी, देखो नेवी और एयरफोर्स का तो एज इट इज़ याद रख लो, दिसंबर दिसंबर में है, और 4 का डबल 8, 4 दिसंबर और 8 दिसंबर, और 4 का डबल तुम्हारा 8 हो जाएगा। तो ऐसे तुम आराम से याद कर सकते हो। और आर्मी डे तुम्हारा होता है 15 जनवरी को सेलिब्रेट। ठीक है। नेक्स्ट, डिफेंस रैंक इक्विवेलेंसी टेबल एक बार करके कमीशन रैंक हम लोग चेक करेंगे। कमीशन रैंक लेवल इंडियन आर्मी में कौन होता है, इंडियन नेवी में कौन होता है, इंडियन एयरफोर्स में कौन कौन होता है। लेवल 10 एंट्री रैंक, जैसे तुम लोग अभी एमएनएस में तुम्हारा एडमिशन होगा, तुम्हारा सिलेक्शन एमएनएस में होगा, तो तुम्हें इंडियन आर्मी में ल्यूटेनेंट की पोस्ट पे रखा जाएगा, ल्यूटेनेंट। इंडियन नेवी में अगर तुम लोग सेलेक्ट होते हो तो सब ल्यूटेनेंट होता है जब तुम्हारा एंट्री लेवल होता है। इंडियन एयरफोर्स में तुम्हारा फ्लाइंग ऑफिसर बोला जाता है। ठीक है, जिसने वो देखी होगी ना मूवी, एक है तुम्हारी गुंजन सक्सेना वाली, उसमें वो फ्लाइंग ऑफिसर ही बनती है, जब उसकी एंट्री हो जाती है फ्लाइंग ऑफिसर बोला जाता है उसको एंट्री लेवल पे। ठीक है। लेवल 10 बी पे तुम्हारे को कैप्टन बोला जाएगा, और इंडियन नेवी में ल्यूटेनेंट बोला जाएगा, और इंडियन एयरफोर्स में तुम्हें फ्लाइंग ल्यूटेनेंट बोला जाएगा। ऐसे लेवल 11 में तुम्हें मेजर बोला जाएगा, लेवल 12 में तुम्हें ल्यूटेनेंट कॉलोनियल बोला जाएगा इंडियन आर्मी में, लेवल 11 में तुम्हें इंडियन आर्मी में ल्यूटेनेंट कमांडर बोला जाएगा, और लेवल 12 में तुम्हें कमांडर बोला जाएगा। इंडियन एयरफोर्स में 11 लेवल पे तुम्हें स्क्वाड्रन लीडर बोला जाएगा, और लेवल 12 पे तुम्हें विंग कमांडर बोला जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके तुम्हारे सारी चीजें तुम्हें ये एज इट इज याद करने हैं, एज इट इज याद करने हैं तुम्हें। इसके बाद तुम्हारा लेवल 13 पे कॉलोनियल, कैप्टन, ग्रुप कैप्टन, लेवल 13 ए पे तुम्हारा ब्रिगेडर, कमोडोर और एयर कमोडर, लेवल 14 पे तुम्हारा मेजर जनरल, रियर एडमायरल, एयर वाइस मार्शल, लेवल 15 पे तुम्हारा लेफ्टिनेंट जनरल, वाइस एडमायरल, एयर मार्शल, लेवल 17 सर्विस चीफ पे, जब तुम चीफ पोजीशन पे चले जाते हो तो तुम्हें जनरल, एडमायरल और एयर चीफ मार्शल बोला जाता है। तुम्हें ये एज इट इज याद करने हैं। ठीक है। इसके बाद कोर डिफेंस अपडेट, टेक्नोलॉजी, वेपन्स, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, कैसे क्या क्या हमारे डिफेंस में टेक्नोलॉजी यूज होती है, क्या क्या हमारे वेपन्स यूज होते हैं, वो सारी चीजें देखते हैं। की डिफेंस एंड इक्विपमेंट्स एंड नेवल फ्लीट, देखो आईएनएस विक्रांत, बहुत सारे बच्चों ने इनका नाम सुना होगा, इसका नाम सुना होगा। आईएनएस की फुल फॉर्म है तुम्हारी इंडियन नेवल शिप, आईएनएस विक्रांत, बहुत सारे बच्चों ने नाम सुना होगा। ये क्या था, इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, ये हमारा इंडिया का सबसे पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर था। IAC-1 भी बोला जाता है, बिल्ट एट कोचिन शिपयार्ड। क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा INS विक्रांत कहाँ पे बना था, तो इसमें ऑप्शन में तुम्हें मिलेंगे, तो इसका आंसर होगा कोचिन शिपयार्ड पे तुम्हारा बना था। इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट था, IAC-1 बोला जाता था इंडियन, और INS का फुल फॉर्म है इंडियन नेवल शिप। ठीक है, INS विक्रांत। इसके बाद INS विक्रम आदित्य, एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रशिया, रशिया से आया गया था, मॉडिफाइड कीव क्लास। प्रोजेक्ट 75 सबमरीन्स, स्कॉर्पिन क्लास 6 टोटल, जिसमें 6 क्लासेस हमने सबमरीन्स की रखी हैं, जो कि प्रोजेक्ट 75 में इंक्लूडेड थी, जो कि थी तुम्हारी INS कालवेरी, INS खानदेरी, INS कारंज, INS वेला, INS वगीर, और तुम्हारा जो 6th वाला था वो था तुम्हारा INS वागशीर, INS वागशीर। इसके बाद INS अरिहंत एंड INS अरीघाट तुम्हारा इंडियाज न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल थी, इंडियाज न्यूक्लियर पावर, क्वेश्चन आ सकता है इंडियाज न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल तुम्हारी कौन सी थी सबमरीन्स पे, तो SSBN। तो तुम्हारा ऑप्शन में तुम लोग टिक करोगे INS अरिहंत एंड INS अरीघाट, दो तुम्हारी सबमरीन्स थी, मिसाइल सबमरीन्स थी, जो कि न्यूक्लियर पावर्ड में बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स तुम्हारी कही जाती हैं।
तो भाई ये सब चीज़ें एग्जैक्ट याद करनी है, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाला टॉपिक नहीं है, बट इसमें याद करने वाले बहुत सारी चीज़ें जो तुम्हें एज इट इज़ होनी चाहिए याद, क्योंकि क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट उठ के आता है। एंड ये ऐसा नहीं है कि तुम्हें कुछ सॉल्व करना है, कुछ करना है तो तुम आंसर निकाल लोगे। अगर तुम्हारे दिमाग में 1-2 सेकंड में स्ट्राइक नहीं हुआ तो तुम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसे एज इट इज़ याद करना है, इसलिए मैं नोट सेंड कर दूंगी एग्जाम तक। इसको डेली पढ़ो, डेली याद करो, एंड क्वेश्चन आया तो बस गलत मत करके आना, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, एक बार इनकी पिक्चर्स के थ्रू पे समझो। देखो जी, हमारे मोदी जी खड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये बड़ी सी शिप पीछे दिख रही है ना, इसको ही बोलते हैं आईएनएस विक्रांत। यही थी हमारी आईएनएस विक्रांत, जिसके आगे हमारे मोदी जी खड़े हुए हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट 75 ऐसी कुछ थी हमारी सबमरीन, ठीक है, जिसमें 6 तुम्हारी ये वाला प्रोजेक्ट 75 में सबमरीन्स में तुम्हारी ये 6 टोटल स्कॉर्पिन क्लास टोटल इंक्लूड की गई थी, जो कि तुम्हारी इंडियन नेवल शिप थी। कालवेरी, कंदेरी, कारंग, वेला, वगीर और तुम्हारी वाक्षी, ये सब इंक्लूड की गई थी, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा आईएनएस विक्रमादित्य आ गया यहाँ पे, ठीक है। ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघाट, ये सब की मैंने तुम्हें पिक्चर्स भी दे दिया है ताकि तुम लोग और अच्छे से याद कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट, मिसाइल एंड एयर डिफेंस सिस्टम। मिसाइल एंड एयर डिफेंस सिस्टम में हम लोग क्या चीज समझेंगे। मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम में हमारे पास सबसे पहले जो आएगा वो आएगा हमारा S-400 ट्रम्प। S-400 ट्रम्प लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस से लेके एयर तक जो जाने वाली लॉन्ग रेंज मिसाइल थी वो थी हमारी S-400 ट्रम्प, उसे नाम दिया गया था, जो कि हमारी रशिया से आई थी। इंडियन कोड नेम इसका था सुदर्शन, तुमने देखा होगा। इंडियन कोड नेम इसका सुदर्शन था, इसका एक्चुअल नेम S-400 ट्रम्प था, और ये रशिया से मंगाई गई थी। लॉन्ग रेंज सरफेस मिसाइल थी जो धरती से लेकर आसमान तक आराम से जा सकती है और दुश्मनों को मार सकती है। S-400 ट्रम्प, ठीक है। इसका देखो ये फोटो भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है, S-400 ट्रम्प। तो बस के ये सब देख ही सकते हो कि ऑलरेडी ये कितना तुम्हें बड़ी सी लग रही है। तो यहाँ धरती से लेकर आसमान तक तो ये आराम से जाके दुश्मनों का खात्मा कर सकती है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट कुशा, डीआरडीओज डिफेंस हमारी सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, इंडिजीनियस लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ये भी वही था, लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम था। इंडियाज ओन S-400 इक्विवेलेंट से S-400 के इक्विवेलेंट में ही इसको काउंट किया जाता है प्रोजेक्ट कुशा को, ठीक है। इसमें ये मिसाइल्स तुम्हारी दिखा रखी हैं। इसके बाद तुम्हारा ब्रह्मोस मिसाइल, तुमने इसके बारे में भी पढ़ा होगा। सुपरसोनिक क्रूज थी ये, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडियन डीआरडीओ ने ही ये बनाई थी एंड रशिया ने, नेम्ड आफ्टर ब्रह्मपुत्र एंड मॉस्कवा रिवर, उसको मिला के ब्रह्मोस इसको नाम दिया गया था। अग्नि 5 इंटर कंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी, इंटर कंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी विद अ रेंज एक्सीडिंग 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा इसकी रेंज थी। इंटीग्रेटेड विद MIRV, MIRV की फुल फॉर्म है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी। ये सब तुम्हें एज इट इज याद ही करना है, इसमें ऐसा कुछ समझाने वाला नहीं है। मिसाइल्स के डिफरेंट डिफरेंट नाम दे रखे हैं, कैसे ओरिजिन था, कहाँ से आई थी, और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें इसमें इंक्लूड करी गई हैं। इसमें ये थी तुम्हारी अग्नि 5 मिसाइल। इसमें बस एक चीज़ याद रखना कि 5000 किलोमीटर से ज़्यादा तक इसकी रेंज थी, और एक ये MIRV की फुल फॉर्म जो कि है तुम्हारी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, ठीक है। नेक्स्ट, प्रचंड, प्रचंड था एक तुम्हारा इंडियाज इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर था ये। LCS डेवलप्ड बाय हेल का फुल फॉर्म हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको बनाया था, और ये तुम्हारा लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर था इंडियन इंडिजीनियस डेवलप्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, प्रचंड, ठीक है। ये तुम्हारे प्रचंड की फोटो भी है। C-295 एयरक्राफ्ट फैसिलिटी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्लांट एस्टेब्लिश इन वडोदरा गुजरात। देखो, अगर तुमसे डायरेक्ट नहीं पूछा गया तो तुमसे कोई सिटी का नाम लेके पूछ लेंगे कि वडोदरा गुजरात में कौन सा तुम्हारा एयरक्राफ्ट बनाया गया था, तो तुम्हारा ऑप्शन आएगा C-295 एयरक्राफ्ट तुम्हारा बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद मेडिकल सर्विसेज एंड M&S स्पेसिफिक अपडेट्स। तुम्हारा डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन, इंडिया फर्स्ट मिलिट्री मेडिसिन डिपार्टमेंट तुम्हारा कहाँ बना था, कमांड हॉस्पिटल लखनऊ। इंडिया का सबसे पहला इंपॉर्टेंट, ये इससे क्वेश्चन आ सकता है, इंडिया फर्स्ट मिलिट्री मेडिसिन डिपार्टमेंट, इंडिया का सबसे पहला मिलिट्री डिपार्टमेंट तुम्हारा कहाँ बना था, वो तो बना था तुम्हारा कमांड हॉस्पिटल लखनऊ में, ठीक है।
कमांड हॉस्पिटल लखनऊ में तुम्हारे इंडिया का सबसे पहला मिलिट्री मेडिसिन डिपार्टमेंट बना था, जो कि तुम्हारा वन ऑफ द 6 डिपार्टमेंट में से है। तुम्हारा सिलेक्शन होगा अच्छा, अगर तुम्हारा सब कुछ स्कोर रहा तो तुम्हें ये अलॉट होगा। बहुत अच्छा ये कमांड हॉस्पिटल है, ठीक है, जो कि लखनऊ में है। नेक्स्ट, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज AFMS हेड बाय DGAF MFMS, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, डायरेक्टर जनरल आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस तुम्हारा इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ऑर्डिनेंस 1943 में तुम्हारे ये MNS के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन 1943 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ऑर्डिनेंस। MNS ऑफिसर और कमीशनड ऑफिसर में तुम लोग काउंट होगे, स्टार्टिंग एट द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट। ये मैंने तुम पिछली स्लाइड्स में बताया था, जब तुम्हारा एंट्री लेवल होगा तो वो लेफ्टिनेंट में काउंट होगा। हेडेड बाय एडिशनल डायरेक्टर जनरल मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ADG-MNS तुम्हारे, और आगे आगे चल के एडिशनल डायरेक्टर जनरल मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में तुम लोग काउंट होने लगोगे। हेडेड बाय तुम्हारे से आगे जो रहते हैं, ऐसे करके तुम्हारी कुछ यूनिफॉर्म होती है, ठीक है, और तुम लोग जब एंट्री लेवल पे जाओगे तो लेफ्टिनेंट की तरह काउंट होंगे। नेक्स्ट, की ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस, ऑपरेशन सद्भावना इंडियन आर्मी इनिशिएटिव इन JNK एंड लद्दाख फॉर हेल्थ केयर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। हेल्थ केयर के लिए, एजुकेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए तुम्हारी इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन चलाया था, जो कि था तुम्हारा ऑपरेशन सद्भावना, जिसमें तुम्हारा जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में कुछ इनिशिएटिव लिए गए थे उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग, उनकी एजुकेशन के रिगार्डिंग, उनके डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, एंड इसमें तुम्हारे MNS ऑफिसर सारे इंक्लूडेड थे जो तुम्हारे नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं। ऑपरेशन कावेरी, इवैक्यूलेशन ऑफ इंडियन सिटीजन फ्रॉम सुदेन। ऑपरेशन अजय, इवैक्यूलेशन ऑफ इंडियन सिटीजन फ्रॉम इजराइल, इवैक्यूएशन करवाना उनका। ऑपरेशन गंगा, इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन सिटीजन फ्रॉम यूक्रेन। ये सारी चीज़ें तुम्हारी की ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस में काउंट होगी। नेक्स्ट, अब हमारा डिफेंस वाला सिस्टम सारा कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। जितना तुम लोगों को याद करना है, जितना तुम लोगों को ज़रूरत है बताने की, A to Z इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्हें प्रोवाइड कर दी है। इसमें देखो ऐसा कुछ समझाने वाला नहीं है कि मैं तुम्हें स्लाइड्स के थ्रू कुछ ऐसा समझाऊं, इसमें सब कुछ याद करने वाला है। बट ये इन्फॉर्मेशन बहुत नेसेसरी है MNS एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, MNS से रिलेटेड तुम्हारी मिसाइल्स हो गई, तुम्हारी टेक्नोलॉजी हो गई, तुम्हारी डिफेंस डिपार्टमेंट हो गया, तुम्हारे लेफ्टिनेंट की इन्फॉर्मेशन हो गई, कुछ भी हो गई, तो एज इट इज क्वेश्चन तुमसे पूछे जाते हैं। इंटरव्यू में भी तुमसे एक आध क्वेश्चन इसमें तो तुम्हारा अटक सकता है, पूछ सकते हैं वो लोग, ठीक है। इसके बाद हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे चलते हैं। व्हाट इज मिलिट्री एक्सरसाइज? सबसे पहले मिलिट्री एक्सरसाइज होता क्या है? अ मिलिट्री एक्सरसाइज इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द मिलिट्री रिसोर्सेज इन ट्रेनिंग फॉर मिलिट्री ऑपरेशन। मिलिट्री रिसोर्सेज तुम्हारी इंडियन नेवी, तुम्हारी इंडियन आर्मी, तुम्हारी नेवी डिपार्टमेंट, इंडियन नेवी, सब लोगों का एक ऑपरेशन में जाना, एक ट्रेनिंग में जाना, एक मिलिट्री ऑपरेशन में जाना, जिससे तुम्हें पता चले कि तुम्हें अगर दुश्मन आ गए तो कैसे लड़ाई करनी है, कैसी चीज़ें हैंडल करनी है, तुम्हारे MNS ऑफिसर्स को कैसे जाके एट द सिचुएशन काम करना है, सब तुम्हारा मिलिट्री एक्सरसाइजेस के अंदर आता है। तुम्हें एक्सरसाइज कराई जाती है, तुम्हें ट्रेनिंग दी जाती है। एक्चुअल लड़ाई नहीं होती, एक्चुअल तुम्हारा वॉर नहीं होता, इसमें सिर्फ ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम्हें सामने वाले के साथ कैसे हैंडल करना है। दूसरी कंट्री के साथ ये ऑपरेशंस होते हैं और अपनी कंट्री के अंदर भी होते हैं, ताकि तुम्हें दूसरी कंट्री की टेक्नोलॉजीज पता चल पाए, वो लोग कैसे वॉर को हैंडल करते हैं, वो लोग कैसे अपने वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन उन्हें भी पता लग पाए, हम भी उनकी इन्फॉर्मेशन जान सके। एंड वन मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इसके बारे में कि ये सिर्फ उन्हीं कंट्रीज के साथ होगा जिसके साथ हमारा रिलेशन अच्छा होगा, या हम अच्छा रिलेशन किसी के साथ इस्टेब्लिश करना चाहेंगे। ऐसी कंट्रीज के साथ ऑपरेशन नहीं करेंगे, ऑपरेशन एक्सरसाइज नहीं करेंगे जिससे हमारे तालमेल अच्छे नहीं है। सिर्फ उन कंट्रीज के साथ ये चीज़ होगी जिनके साथ हमारा जो रिलेशन है वो अच्छा है, या हम उसके साथ एक अच्छा रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, either exploring effects or testing strategies without actual combat. Objective enhance interoperability को बढ़ाते हैं, the ability of 2 or more armies to work together, दो या दो से ज़्यादा आर्मीज एक साथ मिलके कैसे काम कर सकते हैं। सपोज मैं इंडिया, जैसे तुम्हारा अभी और रशिया और यूक्रेन का तुम्हारा
जो वॉर चल रहे थे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, उसमें तुम्हारी जैसे इंडिया यूएसए मिलके अगर इंडिया पे कोई अटैक हुआ तो इंडिया और यूएसए और उनके साथ कोई और कंट्री जुड़ के इंडिया को सपोर्ट करे, ऐसी चीज़ों के लिए प्रिपरेशन की जाती है। इसी को बोलते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज। मिलिट्री एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग दी जाती है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की जाती है, एक्चुअल वॉर नहीं लड़ी जाती। हमें कुछ उनकी टेक्निक सीखनी है, उन्हें कुछ हमारी टेक्निक्स सीखनी है आर्मी में से, तो ये चीज़ें होती हैं, इसी को हम मिलिट्री एक्सरसाइज कहते हैं। शेयर बेस्ट प्रैक्टिस फॉर काउंटर टेररिज्म एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। काउंटर टेररिज्म, टेररिस्ट के प्रति होने वाली चीज़ें, डिजास्टर कुछ हो गया तो कैसे चीज़ें हैंडल करनी है, ये सब हमारा मिलिट्री एक्सरसाइज में सिखाया जाता है। स्ट्रेंथन डिप्लोमेटिक एंड डिफेंस रिलेशंस बिटवीन, मैंने बताया ना, डिफेंस रिलेशंस को अच्छा करना, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को अच्छा करना, अपना एक अच्छा देश के साथ संबंध बनाना, इन सब चीज़ों के लिए मिलिट्री एक्सरसाइज कराई जाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज। मिलिट्री एक्सरसाइज का क्लासिफिकेशन क्या है? टाइप्स ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज। देखो, बाइलेटरल एक्सरसाइज। बाइलेटरल, बाइलेटरल का मतलब क्या? दो, दो, बिटवीन दो कंट्रियों के बीच में जब मिलिट्री एक्सरसाइज कराते हैं उसको बोलते हैं बाइलेटरल एक्सरसाइज। दो या दो से ज्यादा कंट्री, तीन या तीन से ज्यादा कंट्री जब बहुत सारी मिलके भी एक्सरसाइज करती हैं उसको बोलते हैं मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। डोमेस्टिक एक्सरसाइज, अगर मैं इंडिया में हूँ, मैं इंडियन आर्मी में हूँ और मैं इंडिया के अंदर ही प्रैक्टिस कर रही हूँ बाहर के टेररिज्म से लड़ने के लिए, बाहर के किसी वॉर से लड़ने के लिए, कोई मेरे देश में हमला करे उसके लिए मैं प्रैक्टिस करती हूँ, तो उसको बोलते हैं डोमेस्टिक एक्सरसाइज। डोमेस्टिक मतलब अपने घर के अंदर, अपने देश के अंदर, ठीक है। देखो, बायलेटरल एक्सरसाइज को और डिटेल में समझते हैं। कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड वन पार्टनर नेशन। इंडिया तो तुम्हारा रहेगा ही रहेगा प्राइमरी, इंडिया या फिर किसी और नेशन के बीच में, तुम्हारा इंडिया जैसे नेपाल के साथ, यूएसए के साथ या किसी और नेशन के साथ जब प्रैक्टिस करता है तो उसको हम बोलते हैं बायलेटरल एक्सरसाइज, मतलब दो कंट्रीज के बीच में होने वाली एक्सरसाइज, प्रैक्टिस। होस्टिंग पार्टनर कंडक्टेड ऑन रोटेशनल बेसिस। कभी इंडिया ने करा, नेक्स्ट ईयर तुम्हारा नेपाल कर लेगा, उससे नेक्स्ट ईयर तुम लोग यूएसए के साथ कर लोगे, फिर ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट रोटेशनल मोशन पे ये कंडक्ट होता रहता है। 1 ईयर इन इंडिया, नेक्स्ट ईयर इन पार्टनर नेशन। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज कंडक्टेड अमंग 3 और मोर नेशन। जैसे मालाबार एक्सरसाइज एक नाम है तुम्हारा जो हुआ था कंडक्ट, दो या दो से ज्यादा नेशंस के बीच में जब हो, जैसे इंडिया भी जुड़ जाए, यूएसए भी जुड़ जाए, चाइना भी जुड़ जाए, नेपाल भी जुड़ जाए और सारे कंट्रीज भी जुड़ जाए, एंड एक्सरसाइज करे, प्रैक्टिस करे वॉर की, उनकी टेक्निक हम सीखे, हमारी टेक्निक उन्हें सिखाए, कुछ उनकी चीजें जो हमें पता चले, हमारी चीजें जो उन्हें पता चले, ऐसी चीज़ों को कंडक्ट करवाते हैं तो बोलते हैं मल्टीनेशनल। मल्टी से याद रखो बहुत सारे, एंड बाई से याद रखो सिर्फ दो कंट्रीज के बीच में। डोमेस्टिक conducted internally among branches of Indian Armed Forces to test operational readiness readiness। मतलब वही मैंने बताया ना कि अपने घर के अंदर, इंडिया के अंदर ही प्रैक्टिस हो रही है, किसी और कंट्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक एक्सरसाइज, ठीक है। जैसे ये वाला तुम लोग देख सकते हो कि दो कंट्रीज के बीच में होगा, ये वाले में तुम्हारा देखो मल्टीनेशनल, इसमें तुम्हारा इंडिया जुड़ गया, इसमें तुम्हारी और भी कंट्रीज जब जुड़ रही हैं तो उसको हम बोलते हैं मल्टीनेशनल एक्सरसाइजेस। कंप्लीट लिस्ट ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज। इसमें मैंने बायलेटरल एक्सरसाइज कहाँ कहाँ हुई है इंडिया की अभी तक, वो सब इसमें इंक्लूड कर दिया है। देखो, इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ था जिसका नाम दिया गया था युद्ध अभ्यास, आर्मी माउंटेन वेलफेयर, आर्मी के बीच कराया गया था, इसको नाम दिया गया था युद्ध अभ्यास। इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ था। वज्र प्रहार स्पेशल फोर्सेस इसमें इंक्लूड हुई थी। तर्कश एनएसजी यूएस स्पेशल फोर्सेस इसमें हुई थी काउंटर टेररिज्म में। टाइगर ट्रम्प ट्राई सर्विस डिजास्टर रिलीफ के बारे में इसमें डिस्कस किया गया था। मेनेमोनिक, मैंने तुम लोगों को एक ट्रिक्स भी बता दी है कि तुम लोग ऐसे याद कर सकते हो। यूएसए इज सुपर पावर, हमें पता भाई यूएसए के पास तो बहुत ताकत है, सुपर पावर है। सो दे प्रिपेयर फॉर युद्ध विद टाइगर लाइक वज्र प्रहार। एज ए टेस्ट तुम लोग इसको याद करोगे मेनेमोनिक को। देखो, मैंने तुम्हें बताया बाइलेटरल क्या होता है, दो कंट्रीज के बीच में जब युद्ध हो, दो कंट्रीज के बीच में जब युद्ध की ट्रेनिंग हो, एक्चुअल युद्ध ना हो, युद्ध की तरह होने वाली ट्रेनिंग हो कि अगर वॉर हुई तो हम दोनों कंट्रीज मिलके उसका कैसे सामना करेंगे, हम दोनों कंट्रीज हाथ मिला के कैसे सामने वाले देश को हराएंगे उस वॉर में, उस चीज को बोलते हैं बायलेटरल एक्सरसाइज। जैसे कि हमारा इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ था जिसको हमने बोला युद्ध अभ्यास,
और इसका मेनेमोनिक है यूएसए हमारा एक सुपर पावर है, तो वो प्रिपेयर करेगा युद्ध के लिए। यूएसए इज अ सुपर पावर, सो दे विल प्रिपेयर फॉर युद्ध विद टाइगर, शेर के साथ, लाइक वज्र प्रहार। इसमें तुम्हारा टाइगर, ट्रम्प, टर्कश, वज्र प्रहार सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो इंडियन इंडियन यूएस आर्मीज कोलैब फॉर युद्ध अभ्यास 2023 में हुआ था, शेयर एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट तुम्हारा इंडिया इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ था, जैसे तुम्हारा गरुदा एयरफोर्स में, वरना नेवी में, शक्ति आर्मी में, फ्रिंजेक्स आर्मी फ्रांस प्लस इंडिया जॉइंट एक्स एक साथ मिलके, मिनेमोनिक फ्रांस एलिमेंट्स, एयर गरुदा, वाटर वरुणा एंड लैंड शक्ति, इन तीनों का मिलके हमारा एक बायलेटरल एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी इंडिया और फ्रांस के बीच में। इंडिया और यूके के बीच में हुआ था अजिया वॉरियर आर्मी, कोंकण इन्होंने नेवी को नाम दिया था, इंद्रधनुष एयरफोर्स को नाम किया था। ऐसे ये लोग एक सीक्रेट नाम देते हैं जिससे एक्चुअल आइडेंटिटी रिवील ना हो सके, क्योंकि एक्चुअल आइडेंटिटी अगर रिवील हुई तो वो हमारे देश के लिए नुकसान हो सकता है, सामने वाले देश के लिए नुकसान हो सकता है। इसलिए ऐसे कोड वर्ड्स, ऐसे कोड नेम्स दिए जाते हैं जिससे एक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता ना चले, क्योंकि सबको पता है कि एक देश को टारगेट करने के लिए टेररिज्म भी भरपूर है, एंड अदर देश दूसरे देश को गिराने के लिए बहुत कोशिश कर सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे नाम दिए जाते हैं, अजय वॉरियर आर्मी को, कोंकण नेवी को, इंद्रधनुष तुम्हारा एयरफोर्स को। इंडियन और जापान में धर्म गार्डियन आर्मी को, जिमेक्स जापान इंडियन मेरीटाइम एक्स, वीर गार्डियन एयरफोर्स, शिन्युम मैत्री एयरफोर्स, ऐसे करके नाम दिए गए थे। इंडिया और रशिया के बीच में हुआ था इंद्र ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, मिनेमोनिक इंडिया और रशिया को तुम इंदिरा बोल दोगे। मिनेमोनिक्स भी किसी किसी में दे रखे हैं जिसको तुम इजीली याद कर सकते हो, एंड तुम्हें याद करना पड़ेगा। आई नो ये बहुत ज़्यादा थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है, क्योंकि रटने वाली चीज़ें हैं सारी, याद ही करनी पड़ेगी एज इट इज़। कुछ इसमें ऐसा नहीं है मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन दूँ एंड कुछ समझाने की कोशिश करूँ, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, तुम्हें एज इट इज़ याद करना पड़ेगा, एज इट इज़ रटना पड़ेगा। बट हाँ, जितना कंटेंट मैं तुम्हें इसमें समझा रही हूँ, तो इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसी में से क्वेश्चन आएंगे, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा इंडियन और एशियन नेबरिंग कंट्रीज के साथ हुआ था। नेपाल के साथ तुम्हारा सूर्य किरण हुआ था आर्मी, नेपाल इज जैसे सूर्य किरण हुआ था, नेपाल तुम्हारा ईस्ट में है, वेयर सनराइज इज फर्स्ट, सनराइज सबसे पहले ईस्ट में होता है जहाँ पे हमारा नेपाल है, इसलिए सूर्य किरण नाम दिया गया था। श्रीलंका में मित्र शक्ति आर्मी को और स्लाइनेक्स नेवी को नाम दिया गया था। बांग्लादेश प्रीति आर्मी को और बोंगो सागर तुम्हारा नेवी को दिया गया था। तो ऐसे करके तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट बायलिटरल एक्सरसाइज चलाई गई थी। जैसे तुम्हारा थाईलैंड में मैत्री आर्मी को, मालदीव में तुम्हारा एक इक्वेरियन आर्मी एंड दोस्ती ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड ड्रिल विद श्रीलंका। उज्बेकिस्तान में दस्तलिक आर्मी, डस्टलिक मीन्स फ्रेंडशिप। कजाकिस्तान में तुम्हारा खंजर स्पेशल फोर्सेस को नाम दिया गया था। कजाकिस्तान में तुम्हारा काजिंद दिया गया था, कजाकिस्तान और इंडिया को। मंगोलिया इनके बीच हुआ था, मंगोलिया को तुम्हारा नोमैडिक एलिफेंट आर्मी को दिया गया था। उसके बाद ओमान में तुम्हारा अल निगा आर्मी, ईस्टर्न ब्रिज एयरफोर्स, नसीम अल बहर नेवी, एंड इजिप्ट में तुम्हारा साइक्लोन स्पेशल फोर्सेस को नाम दिया गया था। तो ऐसे ऐसे करके तुम्हारी बायलेटरल एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी। इसके बाद तुम्हारा मल्टीलेटरल एक्सरसाइज में तुम्हारा मालाबार, मल्टीलेटरल में मैंने तुम्हारे बताया 2 से ज़्यादा कंट्रीज जुड़ जाती हैं। जब बहुत सारी कंट्रीज मिलकर मल्टीलेटरल एक्सरसाइज प्रैक्टिस करें, मिलिट्री एक्सरसाइज प्रैक्टिस करें, तो उसको बोलते हैं मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। जैसे मालाबार में तुम्हारा क्वाड नेशन नेवन, इंडिया के बीच में, यूएसए के बीच में, जापान के बीच में, ऑस्ट्रेलिया के बीच में, चारों देशों ने मिलकर मल्टीलेटरल एक्सरसाइज कंडक्ट की थी। मिलन में तुम्हारा इंडियन नेवी लार्जेस्ट बीनियल मल्टीलेटरल एक्सरसाइज हेल्ड एट विशाखापट्टनम में हुआ था, और 50+ नेवीज ने पार्टिसिपेट किया था डोमेस्टिक में। वो 50+ नेवीज ने तुम्हारा इसमें मिलके मल्टीलेटरल एक्सरसाइज कंडक्ट की थी, ठीक है। तरंग शक्ति इंडियन एयरफोर्स लार्जेस्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज होस्टेड इन इंडिया, इंडिया में ही होस्ट की गई थी। एंड जो मिलन है वो तुम्हारा विशाखापट्टनम में होस्ट किया गया था। पिच ब्लैक मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज होस्टेड बाय रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्सेज। खान क्वेस्ट पीस कीपिंग एक्सरसाइज होस्टेड इन मंगोलिया में होस्ट किया गया था। इसके बाद डोमेस्टिक में वायु शक्ति इंडियन एयरफोर्स फायर पावर डेमोन्स्ट्रेटेड इन पोखरान राजस्थान में। तुम्हारा ये डोमेस्टिक मैंने बताया ना, इंडिया के अंदर ही कंडक्ट करेंगे इंडियन फोर्सेज आपस में। ट्रोपैक्स इंडियन नेवी ओवरऑल थिएटर
लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज भारत शक्ति, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज डिस्प्लेइंग इंडिजीनियस फायर वर्क। ठीक है, ये हमारी जितनी भी एक्सरसाइज थी वो हमने कंप्लीट कर ली। यहाँ तक हमारा जितना भी डिफेंस सिस्टम था, जितना भी तुम्हारा मिलिट्री एक्सरसाइज था, डिफेंस अपडेट्स थी, जितनी इन्फॉर्मेशन तुम लोगों को जानने की ज़रूरत थी उतनी ही मैंने तुम्हें प्रोवाइड कर दी है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे एंड इसके बाद तुम्हें मैं इसके नोट्स और इसके और सारे क्वेश्चंस तुम लोगों को मैं अपने यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। वहां से जाके तुम लोग और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना जितनी कर सकते हो। एंड ये जो डाटा मैंने दिया है मोर देन सफिशिएंट है, इसके अलावा तुम्हें ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता। तुम लोग इस पे ज़्यादा कमांड देना एंड कुछ एडिशनल होगा तो मैं उसके लिए एक और सेपरेट वीडियो तुम्हारी इस टॉपिक पे बना दूंगी। मैं और देख लूँगी कोई और एडिशनल टॉपिक अगर इसमें इंक्लूड करना होगा तो। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं और सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो हमारा है, हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। मैंने तुम्हें अभी बताया था सुप्रीम कमांडर कौन है, जो पूरी इंडियन फोर्सेस को, पूरी इंडियन आर्मी को, पूरी इंडियन नेवी को, पूरी इंडियन एयरफोर्स को कंट्रोल करते हैं, वो है हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा हमारा डी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सूर्य किरण इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच नेशन। सूर्य किरण मैंने अभी तुम्हें इसके लिए मेनेमोनिक बताया था ना कि तुम्हारा वो नेपाल, नेपाल में तुम्हारा ईस्ट की तरफ से सूर्य किरण होता है। सबसे पहले जो सूर्य निकलता है नेपाल की तरफ हो गया, तो इसलिए तुम सूर्य किरण से याद रखोगे। इसका जो आंसर आएगा वो तुम्हारा आ जाएगा नेपाल। ठीक है, विच 4 नेशन पार्टिसिपेट इन मालाबार। देखो मालाबार का आगे हमने बताया था 4 मालाबार में तुम्हारे 4 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज चलाई थी जो थी तुम्हारी इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा व्हाट इज द इक्विवेलेंट रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन एयरफोर्स। एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन की इक्विवेलेंट रैंक क्या होती है, तो उसकी जो रैंक होती है वो होती है तुम्हारी कोलोनियल। कोलोनियल जो रैंक होती है वो तुम्हारी इसमें ग्रुप कैप्टन एयरफोर्स इन इंडियन आर्मी तुम्हारा होता है। इसके बाद तुम्हारा जो होगा वो होगा, नेक्स्ट चलते हैं, 4 क्वेश्चन हमने इसमें कर लिए। इसके बाद ये वाला, इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर। इंडिया का सबसे पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा था, तो वो जो हमारा इंडिया का था वो था हमारा INS विक्रांत। INS विक्रांत हमारे इंडिया का सबसे पहला इंडिजीनियस कैरियर था। गरुड़ा, वरुणा एंड शक्ति आर जॉइंट डिफेंस कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड, जॉइंट गरुणा, वरुणा और शक्ति हमारी जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइजेज थी जो कि हमारी कहाँ कंडक्ट की थी, किसके साथ की गई थी, वो हमारी फ्रांस और इंडिया के बीच में कंडक्ट की गई थी। तुम्हारी गरुड़ा, वरुणा एंड शक्ति तुम्हारी जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइज थी जो इंडिया और फ्रांस के बीच में कंडक्ट की गई थी। इसके बाद इंडिया फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन की बात आ गई, कमांड हॉस्पिटल लखनऊ इंडिया में सबसे पहले यहीं पे बना था। इसके बाद द सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड, ब्रह्मोस तुम्हारा कहाँ से आया था, तो ब्रह्मोस तुम्हारा आया था रशिया से, इसलिए हमारे रशिया के साथ थोड़े रिलेशन अच्छे होने लग गए थे। ठीक है, नेक्स्ट, वट इज प्रचंड रिसेंटली इंडक्टेड इनटू इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में प्रचंड ने रिसेंटली क्या चीज बताई है, तो उसने बताया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर के बारे में उसने इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में इंडिकेट किया। एक्सरसाइज डस्टलिक इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच सेंट्रल एशियन नेशन। एक्सरसाइज डस्टलिक, डस्टलिक की बात हो रही है तो वो तुम्हारी उज्बेकिस्तान के साथ कंडक्ट की गई थी। देखो तुम्हें ना ये क्वेश्चन, तुम्हें ना ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे जैसे मैं तुम्हें यहाँ पे प्रैक्टिस करा रही हूँ। एंड तुम्हें और क्वेश्चंस की भी लोड लेने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल पे एज इट इज मिल जाएंगे। तो इतने तुम परेशान मत होना, बस तुम्हें जो ये मैंने डाटा प्रोवाइड किया ना इसको एज इट इज याद कर लेना, बस इतना कर लेना। इसके बाद व्हाट इज द स्टार्टिंग कमीशन रैंक फॉर एन ऑफिसर एंटरिंग इन द मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। स्टार्टिंग कौन सी होती है एंट्री लेवल पे, वो तुम्हारी होती है ल्यूटेनेंट। 11th पे, 11th का जो ऑप्शन होगा वो तुम्हारा हो जाएगा बी। ऑपरेशन कावेरी वॉज लॉन्च बाय द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज टू इवैक्यूएट सिटीजन फ्रॉम विच कंट्री। निकालना, इवैक्यूएट करना कौन सी कंट्री में से निकाला गया था ऑपरेशन कावेरी के थ्रू, तो सुडैन में से तुम्हारा निकाला गया था। ठीक है, 12th भी हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे जो कि हमारे इसके बाद हम चलते हैं 13th क्वेश्चन पे जो हमें बताएगा धर्म गार्डियन
एंड वीर गार्डियन आर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड धर्म गार्डियन एंड वीर गार्डियन तुम्हारी कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज थी, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो किसके बीच में हुई थी, इंडिया और जापान के बीच में कंडक्ट की गई थी। द प्रोजेक्ट 75 इनिशिएटिव ऑफ द इंडियन नेवी इज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स, ये तो हमें पता ही है, 14th का तुम्हारा हो जाएगा बी। इसके बाद व्हाट इज द इक्विवेलेंट रैंक ऑफ मेजर जनरल आर्मी इन इंडियन नेवी, इंडियन नेवी में मेजर जनरल की इक्विवेलेंट रैंक कौन सी होती है, तो वो तुम्हारी होती है रेयर एडमायरल, रियल एडमायरल तुम्हारी होती है। इसके बाद वज्र प्रहार एंड युद्ध अभ्यास और डिफेंस एक्सरसाइज बिटवीन, वज्र प्रहार एंड युद्ध अभ्यास की तो हमें पता ही है कि उसमें हुई थी और यूएसए के बीच में हुई थी, तो 16 का तुम्हारा हो जाएगा बी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट द मेगा नेवल एक्सरसाइज मिलन इज होस्टेड बाइनली, मिलन मिलन जो तुम्हारी हुई थी वो किसके बीच में हुई थी, इंडिया 17th वाले का तुम्हारा ऑप्शन आ जाएगा इंडियन नेवी। इंडियन नेवी जो मेगा नेवल एक्सरसाइज हुई थी मिलन, वो होस्टेड किसने की थी, कौन से, इन विच नेवी, कहाँ से हुई थी, तो तुम्हारी इंडियन नेवी ने ही उसको होस्ट किया था। तो तुम्हें ना क्वेश्चंस इसी टाइप के देखने को मिलेंगे, इसके अलावा तुम्हें ऐसे और क्वेश्चंस, इसके मतलब कॉन्सेप्ट ऐसे ही रहेगा, और जितना मैंने तुम्हें डाटा प्रोवाइड किया है उतना तुम अच्छे से कर लोगे, तो तुम लोग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को टिक कर पाओगे एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को पढ़ पाओगे, क्योंकि डिफेंस अपडेट और मिलिट्री एक्सरसाइज में तुम्हारा इसी के थ्रू आसपास रहता है। एंड तुम्हारा थोड़ा एमएनएस के बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन पे मैं एक वीडियो और बना दूंगी, वो मैं कल बना देती हूँ सेपरेट, तो वो भी तुम्हें मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो एमएनएस के रिगार्डिंग भी अगर तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो उसी टॉपिक में से देखने को मिलेगा, जितने मैं तुम्हें नोट्स वगैरह क्वेश्चन वगैरह प्रोवाइड करूंगी, उसके अलावा ऐसा तुम्हें नहीं मिलेगा। आई नो मेरी फ्री यूट्यूब क्लासेस चल रही हैं, इतना तुम लोगों को शायद ट्रस्ट ना हो पाए, बट मैं जितना तुम लोगों को अपना दे सकती हूँ 100% उतना देने की कोशिश कर रही हूँ। एंड मैं अगर अदर बुक्स में भी क्वेश्चन देख रही हूँ तो क्वेश्चन मुझे इसी टॉपिक के अराउंड मिलते जुलते ही इन स्लाइड्स में मिलते जुलते मिल रहे हैं, कुछ ऐसे सेपरेट क्वेश्चंस नहीं देखने को मिल रहे हैं। एंड हम वन शॉट में बाद में क्वेश्चन भी बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे, उसमें मैं और टाइप के क्वेश्चंस तुम लोगों को दूंगी, तुम वो क्वेश्चंस भी कर लोगे ना अच्छी तरह, तो भी तुम सीबीटी को में अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, इसमें तुम्हें 18th वाला, 19th वाला और 20, ये 3 क्वेश्चन के आंसर तुम लोग मुझे कमेंट में देकर जाना, मैं मेरे को पता चलेगा तुम लोगों को कितना समझ आया पूरा लेक्चर, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है एंड इसमें जितनी डिटेल है वो तुम्हें एज इट इज़ याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस तुम लोगों को इसमें से भर भर के मिल सकते हैं, सीबीटी में, जीके में मिल सकते हैं आराम से, क्योंकि हमने इसमें मिसाइल के बारे में पढ़ा है, डिफेंस के बारे में पढ़ा है, हमने इसमें मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में पढ़ा है, हमने इसमें एयरक्राफ्ट्स के बारे में पढ़ा है, हमने इसमें हमारी जितनी भी इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है एंड एयरक्राफ्ट नेवी है, जो भी हमारे मतलब जो हमारी एयरक्राफ्ट वाले हैं इंडिया, जितनी भी हमारी आर्मीज वगैरह हैं सबके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है, तो इसमें से तुम्हें क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल सकता है। अब इसमें से हम देख लेते हैं, एक बार ट्रैक कर लेते हैं हमने कितनी चीज़ें कंप्लीट कर ली। तो देखो हमने अपना डे 1 कंप्लीट कर लिया, डे 2 कंप्लीट कर लिया, डे 3, डे 4 आज हमारा कंप्लीट हो गया। डिफेंस और अपडेट और मिलिट्री एक्सरसाइजेस को भी आज हमने कंप्लीट कर लिया। एंड वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की मेरी कल ही वीडियो आ गई थी इसी चैनल पे, अगर जिसने नहीं देखी है वो जाके जल्दी से चेक कर लो। एंड कल हम अपने डे 5 के टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि है हमारा आइटम एंड फ्रेजेस एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल। एंड उसके बाद हम एक मैं तुम्हारी एमएनएस के रिगार्डिंग भी एक वीडियो कल ही अपलोड करूंगी। कल तुम्हारी 3 वीडियोस आएंगी, एक तुम्हारी आइटम फ्रेजेस पे, एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल्स पे, एंड एक तुम्हारी एमएनएस के रिगार्डिंग जितनी इन्फॉर्मेशन तुम लोग को जाननी है उस सब पे एक वीडियो मैं कल लेकर आती हूँ। देखो फॉलो करते रहो धीरे धीरे, जो जो चीज़ें मैं करा रही हूँ, जितना कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, जितने क्वेश्चंस करा रही हूँ, एक एक करके बस उन्हें फॉलो करते जाओ, जो जो मैं कह रही हूँ वो करते जाओ। टेलीग्राम पे क्वेश्चंस डेली दे रही हूँ, नोट्स डेली दे रही हूँ, मैं अपनी तरफ से तुम लोगों को कोई कमी नहीं रख रही हूँ, टाइम टू टाइम हर चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड तुम लोग भी बस अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए तो फॉलो कर लो ब्लाइंडली एंड पढ़ो डेली, डेली तुम्हें पढ़ना है, कम से कम 2-3 घंटे तुम्हें सीबीटी की प्रिपरेशन के लिए निकालने ही निकालने हैं। एंड शॉर्ट लिस्टिंग भी अब थोड़े टाइम में आ ही जाएगी, तो टाइम हमारे पास थोड़ा कम है, तो हम अच्छे से यूटिलाइज करते हुए उसको चल रहे हैं। एंड लास्ट में जैसे ही हमारा सारे टॉपिक्स एक बार कवर हो जाएंगे, सिलेबस हमारा कवर हो जाएगा, उसके बाद मैं वन शॉट में तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी। टॉप 40 क्वेश्चन जैसे तुम्हारे पेपर में आएंगे वैसे ही क्वेश्चन हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक है, एंड कल हमारा फाउंडेशन कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग फेज 1 को पूरी तरह कंप्लीट कर लेंगे कल। डे 5 हमारा कंप्लीट हो जाएगा एंड फिर हम लोग एक दिन का गैप लेंगे, एक दिन के गैप के बाद हम लोग कोर कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, फेज 2 पर चले जाएंगे। एंड जिसने अभी तक कोई भी ऐसा टॉपिक है जो छोड़ दिया हो, ना पढ़ा हो,
एंड कवर ना कराओ तो आई रिक्वेस्ट यू कि तुम लोग एक आज और कल में उन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन तीनों के क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट में देकर जाना और बता के जाना लेक्चर कैसा लगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी थी तुम लोगों के लिए स्लाइड्स बनाने में, समझाने में। तो मुझे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाना, उन तीनों क्वेश्चंस का आंसर भी करके जाना। ठीक है, मैं देख भी रही हूँ कुछ गर्ल्स तो बहुत कंसिस्टेंट है, हर वीडियो पे कमेंट करती हैं, हर वीडियो पे जो क्वेश्चन पूछती है उसका रिप्लाई करती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार मैं मेहनत कर रही हूँ तो सामने वाला भी उतनी ही मेहनत कर रहा है। एंड आई एम श्योर अगर तुम लोग शॉर्ट लिस्टिंग में तुम्हारा नाम आ गया तो तुम पक्का एमएनएस क्रैक करोगे एंड एमएनएस ऑफिसर बन जाओगे बढ़िया से। एंड मुझे भी याद रखना फिर एमएनएस ऑफिसर बन के। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।